किराया खरीद और किस्त खाता। एक संक्षिप्त विवरण। किराया खरीद और किस्त खाता दोनों ही वित्तीय उपकरण हैं जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। किराया खरीद, हायर परचेज। परिभाषा। किराया खरीद एक ऐसा समझौता है जिसमें आप एक वस्तु का तुरंत उपयोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वामित्व तब तक आपके पास नहीं होता जब तक कि आप सभी किस्तों का भुगतान पूरा नहीं कर देते। कैसे काम करता है? आप एक वस्तु का चयन करते हैं और विक्रेता के साथ एक किराया खरीद समझौता करते हैं। आप एक अग्रिम भुगतान करते हैं और शेष राशि को किस्तों में चुकाते हैं। जब सभी किस्तों का भुगतान हो जाता है तो वस्तु का स्वामित्व आपके पास आ जाता है। उदाहरण, आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं लेकिन एक मुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है। आप कार को किराए पर खरीद सकते हैं और कुछ वर्षों में सभी किस्तें चुकाकर कार का मालिक बन सकते हैं। किस्त खाता, इंस्टॉलमेंट अकाउंट। परिभाषा। किस्त खाता एक प्रकार का क्रेडिट खाता है जो आपको विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने की अनुमति देता है और फिर आप उनका भुगतान किस्तों में करते हैं। कैसे काम करता है? आप एक स्टोर या कंपनी के साथ एक किस्त खाता खोलते हैं। आप उस खाते का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। आप खरीदे गए सामान की कुल राशि को किस्तों में चुकाते हैं। उदाहरण, आप एक फर्नीचर स्टोर से एक नया सोफा खरीदना चाहते हैं। आप स्टोर के किस्त खाते का उपयोग करके सोफा खरीद सकते हैं और फिर मासिक किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। किराया खरीद और किस्त खाते में अंतर। विशेषता। एक विशिष्ट वस्तु जैसे कार, घर, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं, स्वामित्व सभी किस्तों का भुगतान करने के बाद शुरू से ही खरीदार के पास नहीं होता। लचीलापन। कम लचीला। एक विशिष्ट वस्तु के लिए अधिक लचीला। विभिन्न वस्तुओं के लिए कौन सा आपके लिए बेहतर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और आपके पास कितना बजट है। यदि आप एक विशिष्ट वस्तु खरीदना चाहते हैं और लंबी अवधि में भुगतान करना चाहते हैं तो किराया खरीद एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं और अधिक लचीलापन चाहते हैं तो किस्त खाता एक बेहतर विकल्प हो सकता है। महत्वपूर्ण बातें। दोनों ही विकल्पों में आमतौर पर ब्याज शामिल होता है। किस्तों का भुगतान न करने पर दंड लग सकता है। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अतिरिक्त जानकारी। भारत में नियम। भारत में किराया खरीद और किस्त खातों पर कई नियम और विनियम लागू होते हैं। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले एक वकील से सलाह लेना उचित है। अस्वीकरण। ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी। परिसमापक के अंतिम लेखा विवरण की तैयारी। परिसमापक का अंतिम लेखा विवरण परिसमापन प्रक्रिया के अंत में तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह दस्तावेज परिसमापन के दौरान हुए सभी लेन देनों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों को उचित रूप से व्यवहार किया गया है। अंतिम लेखा विवरण में शामिल महत्वपूर्ण जानकारी। परिसमापन की शुरुआत और समाप्ति की तारीख। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परिसमापन प्रक्रिया कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई। प्राप्त सभी संपत्तियों का विवरण। इसमें सभी संपत्तियों की सूची शामिल होती है, जैसे कि अचल संपत्ति, चल संपत्ति, बैंक खातों में धनराशि, देनदारों से प्राप्तियां आदि। बेची गई सभी संपत्तियों का विवरण। इसमें सभी बेची गई संपत्तियों की सूची, बिक्री मूल्य और बिक्री से प्राप्त आय शामिल होती है। भुगतान की गई सभी देनदारियों का विवरण। इसमें सभी भुगतान की गई देनदारियों की सूची शामिल होती है, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन, आपूर्तिकर्ताओं के बिल, करों का भुगतान, ऋणदाताओं को भुगतान आदि। परिसमापक द्वारा किए गए सभी व्यय। इसमें परिसमापक द्वारा किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं, जैसे कि परिसमापक की फीस, लेखा परीक्षा शुल्क, कानूनी शुल्क, विज्ञापन व्यय आदि। शेयर धारकों को वितरित की गई सभी राशि। इसमें प्रत्येक शेयर धारक को वितरित की गई राशि का विवरण शामिल होता है। परिसमापक की टिप्पणियां और सिफारिशें। इसमें परिसमापक की प्रक्रिया के दौरान सामने आई किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे, समस्याओं या सिफारिशों पर टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं। अंतिम लेखा विवरण तैयार करने के चरण। 1. अल्प विराम। सभी लेन देनों का रिकॉर्ड रखें। परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया के दौरान सभी लेन देनों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए। 2. अल्प विराम। संपत्तियों का मूल्यांकन करें। सभी संपत्तियों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। 3. अल्प विराम। देनदारियों का भुगतान करें। सभी देनदारियों का भुगतान किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। 4. अल्प विराम। शेयर धारकों को वितरण करें। शेयर धारकों को कोई शेष राशि वितरित की जानी चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। 5. अल्प विराम। अंतिम लेखा विवरण तैयार करें। सभी जानकारी एकत्र करने के बाद परिसमापक को अंतिम लेखा विवरण तैयार करना चाहिए। 6. अल्प विराम। अंतिम लेखा विवरण प्रस्तुत करें। अंतिम लेखा विवरण को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम लेखा विवरण का महत्व। हितधारकों को सूचित करना। अंतिम लेखा विवरण सभी हितधारकों जैसे कि शेयरधारकों, कर्मचारियों, ऋणदाताओं और अन्य को परिसमापन प्रक्रिया के बारे में सूचित करता है। जवाबदेही सुनिश्चित करना। अंतिम लेखा विवरण
परिसमापक की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और यह दर्शाता है कि परिसमापन प्रक्रिया कानूनी और नैतिक रूप से किया गया है। प्रक्रिया की समीक्षा। अंतिम लेखा विवरण का उपयोग परिसमापन प्रक्रिया की समीक्षा करने और किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। नोट: यह जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी तरह से कानूनी या व्यावसायिक सलाह नहीं है। परिसमापन